अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, रमजान सही जा रहा है आप सबका? यस मैम। अच्छी बात है। मैम कोई यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम तो नहीं है? लास्ट यूनिवर्सिटी लेक्चर। हाँ यस जी। मैम यूनिवर्सिटी आना हो फी वाउचर निकलवाने के लिए तो आने दे रहे हैं। जी आई डोंट नो, आप वैसे तो ऑनलाइन ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप ऑनलाइन ही करा दो। यूनिवर्सिटी आके क्या करना है? मैम ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आया ही नहीं है फी वाउचर और लास्ट डेट आने वाली है। तो आप वो पता कर लो ईमेल करके। यस मैम मैंने मेल ड्रॉप की है उधर। हम्म। मैम टीचर्स फिर घर से क्लासेस ले रहे हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी से। ओके। हाँ जी बच्चे, लास्ट लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। हाँ जी, बाकी सब आप लोगों ने पढ़ा था? वैसे अपने बस ज्वाइन किया हुआ है लिंक। मैम क्लास का लिंक ही आज मिला है, आज पहली क्लास ज्वाइन की है। आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मैम मेरी भी आज फर्स्ट क्लास है। मैं मेरी भी फर्स्ट बात है, मुझे भी ग्रुप से लिंक मिला है, मुझे तो एलएमएस पे मिल ही नहीं रहा। आप लोग ए सेक्शन में नहीं हो? ओ सी सेक्शन में नहीं हो? मैम कुछ मैम बच्चों का अभी तक इशू सॉल्व ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ वहाँ? मैम मुझे कुछ बच्चों का इशू आ रहा था ना सेक्शन का, तो उनका वो अभी तक इशू सॉल्व ही नहीं हुआ। वो हो जाएगा आज या कल तक। बाकी आप सब लोगों का लिंक जो है एलएमएस पे अवेलेबल है, तो आप सब लोग जो है एलएमएस से अपना लिंक ले सकते हैं क्लास का। जी मैम एलएमएस से लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो। यस मैम स्टार्ट करें। यस मैम। जी मैम करते स्टार्ट। लेक्चर लेके सोना है आप लोगों ने, जल्दी नो जल्दी मैम से। आपकी और फर्दर 2 क्लासेस और हैं अभी। नहीं मैम उसके बाद और क्लासेस नहीं है। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है, इट्स ऑल्सो बेसिक टॉपिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इट विल बी एक्ट एज अ रिव्यू, कि मतलब इसमें जो है वो वही सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने तब पढ़ी हुई थी लेक्चर में। So we will discuss about some basic things about the DNA and DNA structure. So what is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. It's a polymer of deoxyribonucleotides. अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं कि पोलीमर क्या होता है? पोलीमर बेसिकली इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब ये लंबी चेन जब मिलती है डिफरेंट यूनिट्स से मिलके, तो उसको हम पोलीमर कहते हैं। और डीएनए में वो यूनिट्स कौन से होंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होती हैं? इट्स कंटेन बेस,
ठीक है, जो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डीएनए में जो है, जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, और जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर होती है। सो इसमें जो है डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है उनका एक पॉलीमर है। इट्स फाउंड इन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आप सबको पता होगा कि एक तो डीएनए क्रोमोसोम में होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक सेपरेट डीएनए होता है। सो डीएनए फाउंड इन क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए का हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर की इंपॉर्टेंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर के इट्स अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आप लोगों को पता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी मोनोसैकेराइड है। अब इसके नेम जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो रिमूव हुआ हुआ, उसका लॉस हुआ हुआ, इस वजह से ये राइबोज शुगर को हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। इसके अलावा एज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, टू डीऑक्सीराइबोज derivatives have an important role in biology. Why important role? Because deoxyribose जो है वो obviously डीएनए का पार्ट है, तो डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये जो है जेनेटिक जो है जेनेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है deoxyribose. The DNA molecule, which is the main repository of genetic information in life, consists of a long chain of deoxyribose containing units called nucleotides, and they are linked via phosphate groups. ठीक है, आप सबको पता है कि जी शुगर मॉलिक्यूल्स और बेस जो है बेस पेयर जब अटैच होते हैं तो वो फिर एक दूसरे के साथ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जिसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से इनमें जो है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं डीएनए में। अब इसमें जो है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, देयर इज नॉट जो है राइबोज शुगर। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके रिमूवल से, ऑक्सीजन रिमूवल से क्या हुआ, इसमें एक बेनिफिट होता है कि जो है इसके ऑक्सीजन रिमूव होने से डीएनए मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसको क्या बेनिफिट होगा कि एक तो उसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, एंड सेकंड जो है वो इसमें जो है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो इजीली बन जाता है कि वो एक दूसरे के सराउंड जो है वो वूंड हो जाती है इजीली। तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो है इंपॉर्टेंस है इन द डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर बैकबोन होती है, और साथ जो है वो बेस पेयर होती है। बेस पेयर्स जो है आप लोगों को पता है क्या क्या होती है कि एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो बेस पेयर्स होती हैं। इसमें इसके अलावा आरएनए का अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल अटैच होती है। इन बेस पेयर्स को हमने दो में डिवाइड किया होता है, पायरिमिडीन और प्यूरीन रिंग्स। ठीक है, पायरिमिडीन्स जो होती हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इनको क्यों हम दो में डिवाइड करते हैं? क्योंकि दो जो पायरिमिडीन में डिवाइडेड है बेस पेयर्स वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो प्यूरीन्स है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब पायरिमिडीन में कौन कौन सी आती है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ये तीनों जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरीन्स में कौन सी आती है? एडेनिन और गुआनिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और इनको हम प्यूरीन्स कहते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता है कि इसमें जो है वो शुगर मॉलिक्यूल होता है और इसके साथ बेस पेयर अटैच होती है, और इसके साथ जो है ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये जो पिंक से बॉक्स में शो हो रहा है, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, और इसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। और इस लिंकेज के थ्रू जो है इसके डिफरेंट यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं।
This is the same thing that traditionally a DNA sequence is drawn from 5 to 3 end, और shorthand notation for this sequences, तो मतलब ये एक सीक्वेंस शो किया गया है जिसमें जो बेस पेयर्स हैं वो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन और एडेनिन शो की गई हैं। ठीक है, इनके साथ ये जो शुगर मॉलिक्यूल अटैच है और साथ जो है एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है डबल हेलिक्स के तौर पे शो होता है। दिस इज बेसिकली ये पिक्चर डबल हेलिकल फॉर्म में जो है वो शो हो रही है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, बिल्कुल इस तरह से। इसके अलावा जो है इसका स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है, ठीक है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाते हैं। फिर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो एक दूसरे के सराउंड में जो है रैप अप होती हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। शुगर फॉस्फेट चेन रैप अराउंड द पेरिफेरी। बेसिस जो है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन जो है वो कोर में होती है, इंटरनल पार्ट में होती है, ठीक है, और साइड पे जो है इसका शुगर जो है बैकबोन होता है और ये एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती हैं। और इनमें बेस पेयर्स में आगे जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स कौन कौन सी होती है कि एडेनिन जो है थायमिन के साथ ही अटैच होती है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ उसकी अटैचमेंट होती है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से अटैच होती हैं डीएनए के अंदर। और इसके अलावा जो है इसमें बेस पेयर्स जो हैं वो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो है एक दूसरे से तो डबल हेलिक्स जो है वो टुगेदर रहता है, हेल्ड टुगेदर रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है बेसिकली? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है इट्स अ केमिकल बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन एटम जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एक नेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है। वो नेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर फ्लोरीन हो सकता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन है, अगर हम डीएनए की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस इज जो स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को शो हो रहा होगा कि मतलब उसकी जो इंटरनल साइड है, इनर साइड है, उसमें बेस पेयर्स अटैच है, ठीक है, और बेस पेयर्स जो है आगे फिर कम्प्लीमेंट्री बेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, और साइड्स जो है वो उसपे शुगर मॉलिक्यूल है और वो एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। इसके अलावा एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन जो है उनका लिंकेज ज्यादा स्ट्रांग होता है और उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं। सो साइटोसिन और गुआनिन जो है वो मोस्ट स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू एडेनिन एंड थायमिन। इसके अलावा इनमें एक और चीज पाई जाती है बेस पेयर्स में कि ये इनमें एक कैपेसिटी होती है दैट दे कैन बी पाइल अप। पाइल अप मतलब या स्टैकिंग का प्रोसेस क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर्ली फिट हो जाते हैं। जैसे हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखें तो पाइल्स सी बन जाती हैं उनकी, ठीक है, इस तरह से डीएनए के जो बेसिस हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है पाइल अप हो जाती हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टैकिंग कहते हैं। तो ये जो है स्टैकिंग या स्टैक जो है ये हेल्प करती है, इसकी जो कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग है डीएनए की उसमें ये हेल्प कर रही होती है। अब ये स्टैकिंग जो है ये ऑब्वियसली किसी केमिकल इंटरेक्शन की तरफ से, जैसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक दूसरे में, तो इस तरह से इनमें बाकी केमिकल इंटरेक्शन भी हैं। वो कौन कौन सी? लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर इजीली जो है वो पाइल अप हो जाती है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज बेस स्टैकिंग। ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि डीएनए की जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं। मोस्टली देयर आर फॉर्म ऑफ बीडीएनए जो हमारी सेल के अंदर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं सेल में, जैसे अगर सेल में जो है वो वाटर कंटेंट कम हो जाए और सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाए, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो, तो डीएनए की दूसरी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स भी अपीयर होती हैं, ठीक है, उनमें स्लाइड सा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से हम उनको 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए।
और उनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है कि मतलब उनके एक्सिस कि वो राइट हैंड में है, सिमेट्री ऑफ एक्सिस में जो है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, या फिर उनका बेस पे पर टर्न जो है वो कितने यूनिट्स अटैच होते हैं, उनका साइज क्या होता है। तो ये सारे जो कुछ जो है स्ट्रक्चर इसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो उन चेंजिंग्स बेस पे हम इनको 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, अल्फा बीटा एंड जी डीएनए, या फिर ए बी एंड जी डीएनए इसको कहा जाता है। तो ए डीएनए जो है राइट हैंडेड होता है, बी डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, और जी डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, राइट लेफ्ट का क्या मतलब है कि एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि देयर इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ एवरीथिंग। तो अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री से थोड़ा राइट साइड पे ज्यादा हो तो उसको हम राइट हैंडेड कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर टर्न जो है बेसिस जो है या यूनिट्स जो है 11 यूनिट्स होते हैं एडीएनए में पर टर्न के, और बीडीएनए में 10.4 यूनिट्स होते हैं, और जो जीडीएनए में है वो 12 यूनिट्स होते हैं। राइज पर बेस ए पे में कि मतलब जी ए में कितने होते हैं जी बेस पेयर टर्न? मैम ए में बेस पेयर टर्न कितने होते हैं? 11। और मैम मोस्टली से आपने कहा था कौन सा बॉडी में डीएनए ज्यादा होता है, जी डीएनए? बीडीएनए बीडीएनए बी। इसके अलावा जो पर डी बिटवीन द बेसिस जो है वो डिस्टेंस जो होते हैं वो बेसिकली वो भी डिफरेंट होता है। ए डीएनए में 0.23 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे होती है हर बेस एक दूसरे से, बी डीएनए में 0.34 और जी डीएनए में 0.38 नैनोमीटर। पिच जो है इनकी 2.46 नैनोमीटर, बी डीएनए में 3.4 और जी डीएनए में 4.56। डायमीटर जब ये डबल हेलिक्स बनते हैं तो इनका जो डायमीटर होता है वो भी डिफरेंट होता है। मतलब ए डीएनए में 2.55 डायमीटर, बी में 2.37 और जी में 1.84। तो डायमीटर से शो हो रहा है कि जो है बी डीएनए वो मोस्टली स्प्रेड आउट सा होता है, वाइड सा होता है। ए डीएनए उससे कम, ए डीएनए ज्यादा वाइड होता है, उसके बाद जी डीएनए जो है वो उसकी वर्थ कम होती है। ग्लाइकोसिडिक जो है वो लिंकेज इसमें होते हैं, इसमें एंटी ग्लाइकोसिडिक और उसमें भी एंटी, और इसमें ऑल्टरनेटिंग एंटी और जो है वो दोनों तरह के होते हैं। इसके अलावा इसमें ग्रूव्स होते हैं, आपको ग्रूव्स के बारे में पता होगा कि ग्रूव हम कहते हैं किसको है जब कोई स्मूथ सरफेस जो है वो अंदर की तरफ जो है वो इमेजिनेट हो, अंदर की तरफ को गई हुई हो, तो उस जो है फॉर्म को ग्रूव्स कहते हैं। तो डीएनए में 2 तरह के ग्रूव्स होते हैं, एक मेजर ग्रूव जिसमें वो ज्यादा अंदर को धंसा हुआ होता है, और एक माइनर ग्रूव होता है। तो मेजर ग्रूव जो है वो एडीएनए में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट होता है, और जी में जो है वो एब्सेंट होता है, माइनर सब में प्रेजेंट होता है। These characteristics are the same जो हमने टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ी है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो या इसको इस फॉर्म में याद कर सकते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। सो बी फॉर्म में हम कितने क्या पढ़ा है कि इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल, इट्स अ राइट हैंडेड हेलिक्स, एवरी टर्न में जो है वो 3.4 नैनोमीटर के ऊपर होता है डिस्टेंस, ईच टर्न कंटेन 10 बेस पेयर्स, इट कंटेन 2 ग्रूव्स, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव जो होता है वो वाइड होता है प्रोवाइड इजी एक्सेस टू बेसिस, और माइनर ग्रूव जो होता है वो नैरो होता है और पुअर एक्सेस प्रोवाइड करता है, बेस पेयर्स पुअरली एक्सेसिबल होती है वहां पे। ए फॉर्म जो है लेस कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स है, ईच टर्न में जो 11 बेस पेयर्स होते हैं, इसमें भी 2 ग्रूव्स होते हैं और दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मेजर ग्रूव इसमें जो होता है वेरी डीप एंड नैरो होता है, और माइनर ग्रूव वेरी शैलो और वाइड सा होता है। जी फॉर्म जो है इट्स अ रेडिकल चेंज ऑफ पी फॉर्म, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, वेरी एक्सटेंडेड, और इसके अलावा इसमें जो जीसी कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है कि गुआनिन और साइटोसिन जो है वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ए और बी फॉर्म के। द शुगर बेस बैकबोन फॉर्म जिगजैग शेप, इसकी शेप जो है थोड़ी जिगजैग होती है, और इसमें जो है द बी एंड जी ट्रांजिशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल में प्ले अ रोल इन जीन रेगुलेशंस।
दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। ये उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया गया बेसिकली कि उसमें माइनर ग्रुप क्या होता है। माइनर ग्रुप ये देखें जिसमें कम इमेजिनेशन है वो माइनर ग्रुप है, जो ज्यादा इमेजिनेशन है उसको हम मेजर ग्रुप कहते हैं। और बेस पेयर का जो है फ्रॉम बेस टू बेस डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और पर टर्न जो है 36 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके जो डायमीटर है वो 20 होता है। दिस इज द बी फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली जो यूकेरियोटिक सेल में डीएनए जो है क्रोमेटिन फॉर्म के में जो है अपीयर होता है, ठीक है। और जो है इसमें जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो वो मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, जिसमें हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्रोमेटिन फॉर्म में जो है वो अपीयर होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉइल्स अराउंड हिस्टोन्स, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, आप लोगों का जो है, आप लोगों को पता होगा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, दीज आर द प्रोटीन्स और इनका पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो प्रोटीन्स हैं इसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हिस्टोन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और डीएनए में जो है डीएनए पार्ट में नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की बेस पे जो है डीएनए की कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग बहुत इजीली हो जाती है। डीएनए बाउंड टू हिस्टोन्स फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और हिस्टोन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती है, इसको न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। पहले हमने जो पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, then it will be a different term, and if I ask about the nucleosome, then it will be a different term. न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 146 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में 146 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो है 8 डिफरेंट हिस्टोन यूनिट्स जो है वो अटैच होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इसमें ये देखो आप लोग जो है रिपीटिंग ये यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोसोम्स। इसके इंटरनल साइड पे जो है वो डीएनए है, और इसके सराउंडिंग में जो है वो हिस्टोन्स रैप अप हुई हुई है। और इसको स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो न्यूक्लियोसोम के बारे में है, तो न्यूक्लियोसोम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, मतलब ठीक है ये इसकी पैकिंग में हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए वूंड इन सीक्वेंस अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन कोड्स, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम में जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो अटैच होती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे है कि मतलब सेंटर में कोई एक रैप अप के लिए एक चीज हो, और उसके सराउंड में कोई चीज रैप हो रही हो, तो ये मिलके जो है वो थ्रेड लाइक हिस्टोन्स जो है थ्रेड लाइक एक्ट करते हैं। न्यूक्लियोसोम form the fundamental repeating units of a eukaryotic chromatin, which is used to pack the large eukaryotic genome into the nucleus while still ensuring appropriate access to it. ठीक है, मतलब वही बात कि न्यूक्लियोसोम जो है उसकी पैकिंग में हेल्प करता है, प्रॉपरली उसका कॉइलिंग में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ जो है कि डीएनए एक्सेसिबल भी होता है, ठीक है, ताकि उसकी रेप्लिकेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। Nucleosomes are thought to carry epigenetically inherited information in the form of covalent modifications of their core histones. क्या मतलब इनमें भी समझा जाता है कि कुछ इनहेरिटेंस का रोल जो है न्यूक्लियोसोम्स जो है, न्यूक्लियोसोम ऑब्वियसली उसमें डीएनए का पार्ट होता है, तो उसमें इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोसोम्स पोजीशन इन द जीनोम आर नॉट रैंडम, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियोसोम जो है स्ट्रक्चर वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा और ये इसकी न्यूक्लियोसोम की नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, ये रैंडम नहीं होती, इसका प्रॉपरली जो है फंक्शन होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि न्यूक्लियोसोम जो है वेयर इज लोकेटेड बिकॉज दिस डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डीएनए टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स। डीएनए एक्सेसिबल का मतलब क्या है, डीएनए तभी उसकी रेप्लिकेशन होगी जब उसके ऊपर डिफरेंट वो रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करेगा। रेगुलेटरी प्रोटीन्स कौन सी होती है, डिफरेंट एंजाइम्स। तो न्यूक्लियोसोम जहां जहां पे होगा प्रेजेंट, वहां वहां पे जो है डीएनए एक्सेसिबल होगा टू द प्रोटीन्स, टू द एंजाइम्स, ताकि वो उनकी रेप्लिकेशन कर सके।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, जिस सेंटर में जो है, अगर आप नीचे वाली शेप में देखो, छोटी वाली जो है इसके अंदर डीएनए और साइड पे जो है हिस्टोन्स हैं, और ऊपर जो है इसका इसका 3D व्यू देखा गया है। ठीक है, उसके इंटरनल साइड पे डीएनए और ये जो H2B, H4, H2, H3 ये जो शो किया गया है। हमने क्या कहा था कि डीएनए के पार्ट के जो रैप अप होते हैं उसमें 8 हिस्टोन यूनिट्स मिलके जो है एक न्यूक्लियोसोम में अटैच होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट 8 हिस्टोन यूनिट्स जो कि एक न्यूक्लियोसोम में जो है वो डीएनए के साथ अटैच है, रैप अप है। दिस इज अ सुपर कॉइलिंग टर्म, एग्जांपल ऑफ द सुपर कॉइलिंग। ठीक है, कॉइल क्या होती है कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है, और सुपर कॉइलिंग क्या होती है, कॉइल ओवर कॉइल। ठीक है, तो ये जो है सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो कि उसको जो है वो छोटी सी जगह पे जो है इजीली जो है मैनेजेबल करती है। Now these are the functions, or this is the summary of this lecture. वही चीजें रिपीट हो रही है इसमें कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 बेसेस, कौन कौन सी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। इसमें जो है वो, और ये एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं। It's through the 3 to 5 position of adjacent deoxyribose moieties. DNA is organized into 2 strands by pairing of bases। ठीक है, मतलब दो strands होते हैं और इनमें pairing होती है bases की। एडेनिन थायमिन के साथ पेयर होती है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ अटैच होती है। और ये दोनों जो दो strands मिलके जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। Mostly there are 3 into 10 raised to power 9 base pairs have DNA in humans में, और इसमें जो है टोटल 23 क्रोमोसोम्स में जो है ये सारी प्रेजेंट होती हैं बेसेस। DNA provide a template for its own replication and thus maintenance of the genotype, or for the transcription of the roughly 30,000 human genes into a variety of RNA molecules। अब सब लोगों को पता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है कि डीएनए जो है अनबाउंड होता है और फिर डीएनए जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे टेम्पलेट एक्ट करता है। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है जीन की, जिस फॉर्म जीन ने रेप्लिकेट होना, वो इंफॉर्मेशन कॉपी होती है टू द रेलेवेंट मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए जो है वो खुद एज ए टेम्पलेट एक्ट करते हैं और उससे जो है मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होती है, और फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है फर्दर स्पेसिफिक प्रोटीन जो है उसके बनाने में हेल्प आउट करती है। सो डीएनए जो है वो एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द रेप्लिकेशन। जीन्स होती हैं डीएनए के ऊपर जो एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट करती है। जीन्स कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, और हर जीन जो है वो स्पेसिफिक होती है टू द स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, मतलब हर जीन जो है, एक जीन एक प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए स्पेसिफिक जीन होगी, और हर जीन एक दूसरे से अपनी ही प्रोटीन बनाएगी और दूसरी प्रोटीन फॉर्मेशन में जो है वो रोल प्ले नहीं करती। So genes are made of DNA. The DNA must therefore somehow encode proteins. And properties of protein जो है वो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स जो है उसका प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, उसमें अल्फा बीटा या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस तरह से अपेयर होता है, उसके अमाइनो एसिड के अटैचमेंट्स के साथ। ठीक है, प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड किस तरह से अटैच होगा वो डिपेंड करता है कि जीन के अंदर जो है हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन थी। तो जैसी जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी, वो लीनियर स्ट्रक्चर है या कोई और स्ट्रक्चर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये वही है कि हर जीन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है, और हर प्रोटीन बनाने, उस स्पेसिफिक प्रोटीन बनने के लिए वही जीन जो है वो ट्रांसलेट होना जरूरी है। मतलब जीन ए ट्रांसलेट होगी तो वो प्रोटीन ए बनाएगी, जीन बी अगर है वो प्रोटीन बी के लिए है, जीन सी है तो वो प्रोटीन सी के लिए है। मतलब ये दो सारी जो है, एक ही जीन जो है सारी प्रोटीन नहीं बनाती, हर प्रोटीन के लिए जो है वो स्पेसिफिक जीन है और वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाने के लिए ही यूज होती है। So this is all about the lecture.
If you have any question, you can ask. हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम। मैम हिस्टोन प्रोटीन की कंपोजिशन क्या होती है? जी मैम हिस्टोन प्रोटीन की कंपोजिशन क्या होती है? बेटा, ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं ना, पॉजिटिव अमाइनो एसिड, जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, Yes, मोस्टली ma'am. आर्जिनिन। यस मैम। तो तो मैम उनमें जो है, हम्म, हाँ जी, पीछे हमने स्लाइड में पढ़ा था ना कि इसमें मतलब इनहेरिटेंस में भी इसका रोल होता है, यानी इसमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये किस तरह इनहेरिटेंस नहीं का नहीं, रोल? हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में बात की थी। न्यूक्लियोसोम जो है ना, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है, उसमें तो डीएनए भी है और हिस्टोन्स भी है ना। यस मैम। हाँ जी, तो न्यूक्लियोसोम जो है वो ऑब्वियसली उसका इनहेरिटेंस में रोल है, क्योंकि उसमें तो डीएनए का पार्ट भी है ना। यस मैम, डीएनए की वजह से इनहेरिटेंस में उसका रोल है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अदरवाइज हिस्टोन जो है उनका रोल क्या है, इसकी पैकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, ओके मैम। इसकी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है। ओके मैम। हाँ जी बच्चों, कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? समझ आ गया है या समझ आया ही नहीं है? यस मैम, समझ आ गया। यस आ मैम। गया मैम। Yes, ma'am. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, या नेक्स्ट क्लास के अलावा आप लोग अपने जो है काउंसलिंग आवर्स भी आपके हैं, उनको यूज कर सकते हो। तो इसको प्रॉपरली जो है वो पढ़ना, और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और ये टाइम जो है मोस्ट वो है एक्टिव होने वाले, लेकिन आजकल रमजान में सब एक्टिव बिल्कुल नहीं होते इस टाइम पे। तो आप काइंडली थोड़ा सा एक्टिवली होके अपने लेक्चर सुना करो। मुझे पता है कि इसमें मोस्टली लोगों ने जो है सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, दे आर नॉट लिस्टिंग एनीथिंग। तो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड करो और अपना जो है लेक्चर प्रॉपरली सुना करो, ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपरली उसकी समझ आ जाए। मैम ये जो हमारी प्रॉब्लम है सेक्शन बी वाली, ये कब तक रिजॉल्व हो जाएगी? मैम हमें लेक्चर आज वगैरह या भी कल तक जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम, थैंक यू। तो आप लोग अपने लेक्चर्स जो है वो प्रॉपरली लिया करो, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैम ये बस एक्चुअली रमजान की वजह से थोड़ा सा रूटीन ऐसे है, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद इंशाल्लाह सेट हो। नहीं तो रमजान है, मैं ये तो नहीं कहता कि हमने पढ़ना नहीं है या हमने कोई और काम नहीं नहीं करना। मैम पढ़ रहे हैं, नो डाउट पढ़ रहे हैं, बस थोड़ी सी सुस्ती है ना, उस वजह से ये मैं कह रहा था कि वो इंशाल्लाह रमजान के बाद वो भी रेगुलर हो जाए। ठीक है, तो लेकिन रमजान में एटलीस्ट जो आप लोगों के लेक्चर हो रहे हैं उनको साथ साथ आप लोग एक दफा रिवाइज करते जाओ, ताकि आप लोगों को बाद में इशू ना हो, क्योंकि रिवाइज उसके कर रहे बाद हैं हम लेक्चर। ऑब्वियसली अपनी असेसमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे। तो इसको प्रॉपरली जो है वो आप लोग पढ़ा करो अपने लेक्चर्स, ठीक है। आप लोगों के लेक्चर्स इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं वो एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग एलएमएस से जो है वो अपने लेक्चर्स और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं, ओके मैम। ठीक है। और बाकी आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस आप लोगों की जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाती है, ठीक है। जूम में जो रिकॉर्ड हो जाती है तो मैं वहां से ले लूंगी, उसमें आपकी टाइमिंग भी शो हो रही होती है कि आपने कितना देर के लिए जो है अपना लेक्चर ज्वाइन किया है और कितनी देर में नहीं। अगर लेस देन 10 मिनट में कोई होगा तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो आप लोग प्रॉपरली अपना लेक्चर लिया करो, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. नेक्स्ट लेक्चर कब है आप लोगों का? नेक्स्ट स्लॉट में कौन सा लेक्चर है? मैम एक पेशेंट सर्जरी क्लास है, उसके बाद फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का है।
फार्माकोलॉजी का है मैम। कितने लेक्चर्स होते हैं आपके आज? मार्च मैम। 3 मैम 2 लेक्चर होते हैं। 3 अच्छा, हर एक के डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लीव करते हैं। नो मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। ओके ओके मैम मैम, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।